जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनावी विशेष में मुद्दा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का। मई, जून, जुलाई के महीने में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद अब कैसा है मध्य प्रदेश का जमीनी माहौल? हमारे पिछले जमीनी विश्लेषण के आंकड़ों के मुकाबले अब इस नए विश्लेषण में कितना बदलता हुआ दिख रहा है मध्य प्रदेश की जनता का मूड? क्या सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हो पाएंगे शिवराज सिंह चौहान, या दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी कर देगी मध्य प्रदेश की सत्ता का तख्ता पलट? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। हमारे पिछले विश्लेषण के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में जहां भाजपा को 105 से 129 तो वहीं कांग्रेस को 98 से 122 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 6 सीटें जाती हुई दिख रही थी। यह विश्लेषण जनवरी से मार्च तक की जमीनी परिस्थितियों और राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही क्षेत्रवार रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया था। मगर पिछले 3 महीने यानी मई, जून और जुलाई में मध्य प्रदेश के सियासी माहौल में काफी रोचक गतिविधियां देखने को मिली है। राजनीतिक बगावतों के साथ ही नेताओं की घर वापसी का खेल भी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार भी अपने खिलाफ पनपी एंटी इनकम्बेंसी के भंवर को पाटने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। खैर, राजनीति में एक बड़ी पुरानी और तथ्यात्मक कहावत है कि सरकार जाने की भनक सबसे पहले अधिकारी वर्ग को लग जाती है। मध्य प्रदेश में 2017 की तरह अभी राजधानी भोपाल में फाइलें जलाने की घटनाओं का भी बार बार सामने आना यह दर्शाता है कि सरकार के साथ ही अधिकारी वर्ग भी ये समझ रहा है कि यह चुनाव शिवराज सिंह चौहान के लिए कितना कठिन हो सकता है। मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर 2013 तक लगातार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भाजपा को मिली जीत के पीछे एक दिलचस्प फैक्टर और भी था, जो था दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे दिग्गजों का मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति से दूर रहना। उस समय कभी अजय सिंह राहुल तो कभी सुरेश पचौरी, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कभी अरुण यादव जैसे अगली पीढ़ी के चेहरे कांग्रेस में प्रादेशिक राजनीति में अपना दमखम दिखा रहे थे। कमलनाथ हमेशा की तरह दिल्ली में व्यस्त थे, तो दिग्विजय सिंह अपनी 10 वर्षों की प्रतिज्ञा के चलते प्रदेश की चुनावी राजनीति से अलग थलग थे। 2013 के विधानसभा चुनावों का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर था, मगर तब मोदी लहर हावी होने के साथ ही दिग्गी और कमलनाथ की जोड़ी के प्रदेश से गायब रहने और इनके समर्थक विधायक व कार्यकर्ताओं के निष्क्रिय रहने के चलते भाजपा को जीत भी वैसी ही मिली। मगर 2018 में जब ये तीनों चेहरे एक हुए तो कांग्रेस का सत्ता का वनवास खत्म हो गया। हालांकि 2020 में सिंधिया महाराज की बगावत के बाद कमलनाथ सरकार सत्ता से चली जरूर गई, मगर जो बची हुई कांग्रेस है वो जरूर अपने सियासी संघर्ष में धीरे धीरे ही सही एकजुट होती चली गई। हाँ, जमीन पर कई जगह आपसी कलह और गुटबाजी है, मगर बड़े तौर पर कांग्रेस में आज मजबूरी की वजह से कहें या जरूरी एकजुटता जरूर दिखाई दे रही है। 2018 से पहले जब भी प्रदेश में कोई उपचुनाव होता था तो उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक में कांग्रेस सोई हुई दिखाई देती थी और भाजपा को एक तरफा जीत मिल जाती थी। फिर चाहे मेहर, विजयराघवगढ़, घोड़ा डोंगरी विधानसभा के उपचुनाव हो या शहडोल का लोकसभा उपचुनाव, प्रदेश कांग्रेस के ढीले रवैये और बड़े नेताओं की निष्क्रियता के चलते कांग्रेस लड़ाई में दिखाई नहीं देती थी। लेकिन 2018 की जीत, उसके बाद उपचुनाव में भी पूरे दमखम से लड़ना और अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों से यह साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस भी भाजपा का दोबारा से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी है। खैर, फिलहाल की बात करें तो पिछले 3 महीनों में प्रदेश की राजनीति में काफी कुछ बदलाव तो हुआ है। एक और जहां यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा शिवराज को अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सहारे चुनाव लड़ने जा रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप को इससे थोड़ा दूर रखा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। कई अहम मुद्दे जो इन 3 महीनों में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, उनमें पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले के चलते विद्यार्थी व युवा वर्ग में नाराजगी के साथ ही विंध्य बघेलखंड संभाग समेत प्रदेश के पूरे आदिवासी अंचल में तथा कथित पेशाब कांड ने भाजपा के लिए एक नया सरदर्द पैदा कर दिया है। भाजपा ने आदिवासी अंचल में पिछले 2 वर्षों में जो मेहनत की थी, इस पेशाब कांड ने उस मेहनत को भारी झटका दे दिया है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की, मगर उससे पहले ही वो वीडियो घासलेट की तरह गांव-गांव और कोने-कोने तक फैल चुकी थी। दूसरी ओर 18 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी से पार पाना भी शिवराज सिंह चौहान के लिए बेहद बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है।
साथ ही दीपक जोशी से लेकर यादवेंद्र यादव, राधेलाल बघेल, ध्रुव प्रताप सिंह समेत कई दिग्गज चेहरों का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने का सिलसिला भी इन 3 महीनों में लगातार जारी रहा, जिससे राज्य के सियासी माहौल में एक अजीब सी उठापटक देखने को मिलने लगी। खैर, हमारे द्वारा किए गए इस नए विश्लेषण में राज्य के हर संभाग से मिले जमीनी फीडबैक और सियासी परिस्थितियों में बदलाव को ध्यान में रखा गया है। संभागवार स्थिति की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे विंध्य बघेलखंड संभाग की, जहां से विधानसभा की 30 विधानसभा सीटें आती है। पेशाब कांड इसी इलाके में हुआ था, जिसके बाद यहाँ का राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा ने 24 सीटें जीतकर कांग्रेस को मात्र 6 पर समेट दिया था। हमारे पिछले विश्लेषण में यहाँ की 30 सीटों में कांग्रेस को 10 से 14 सीटें तो वहीं भाजपा को 16 से 20 सीटें मिलती हुई दिख रही थी। मगर क्या पिछले 3 महीनों में कुछ बदलाव होता हुआ दिखा है? ये जानने के लिए सीधे बात करते हैं हमारे विश्लेषण के नए आंकड़ों की। विंध्य बघेलखंड की 30 विधानसभा सीटें, आज चुनाव हो तो कौन कितना आगे, ये रहे आंकड़े। भाजपा को मिल सकती है 10 से 14 विधानसभा सीटें, यानी हमारे पिछले विश्लेषण के मुकाबले 6 सीटों का नुकसान। कांग्रेस को मिल सकती है 15 से 19 विधानसभा सीटें, यानी हमारे पिछले विश्लेषण के मुकाबले 5 सीटों का फायदा, और अन्य के खाते में जा सकती है 1 से 2 विधानसभा सीटें। यानी पिछले विश्लेषण के मुकाबले मई, जून, जुलाई के महीने में विंध्य बघेलखंड में भाजपा का ग्राफ पलटा है और अब कांग्रेस यहां बढ़त बनाती हुई दिख रही है। हालांकि इसके पीछे हाल ही में हुए पेशाब कांड के साथ ही भाजपा के बागी विधायक नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी का भी बड़ा योगदान है। जमीनी पत्रकारों का मानना है कि नारायण त्रिपाठी की पार्टी भाजपा के लिए कुछ सीटों पर वोट कटवा साबित हो सकती है, जिससे बीजेपी के समीकरणों पर असर पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं मध्य भाग की, जो कि राजधानी भोपाल के आसपास का इलाका है। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खासा दबदबा माना जाता है और इस संभाग से कुल 36 विधानसभा सीटें आती है। ये अमूमन भाजपा का गढ़ माना जाता है और 2018 में भी यहाँ भाजपा को 23 तो कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली थी। खैर, हमारे पिछले विश्लेषण में यहाँ भाजपा को 20 से 24 तो वहीं कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलती हुई दिख रही थी। मगर क्या अब भी वही स्थिति बरकरार है या कुछ बदलाव हुआ है? ये रहे आंकड़े। हमारे नए विश्लेषण के हिसाब से यहाँ की 36 विधानसभा सीटों में भाजपा को मिल सकती है 19 से 23 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 13 से 17 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 0 से 1 सीट। यानी वैसी ही स्थिति बरकरार है जैसी 3 महीने पहले थी, यानी मध्य भाग में अब भी भाजपा की कांग्रेस पर बढ़त बरकरार है। वहीं अगर महाकौशल की बात करें, जो कि कमलनाथ का गृह क्षेत्र है, तो यहाँ 2018 में कांग्रेस को 38 विधानसभाओं में 24 में जीत मिली थी, तो वहीं भाजपा को मात्र 13। हमारे पिछले विश्लेषण की बात करें तो तब यहाँ भाजपा को 10 से 14 तो कांग्रेस को 24 से 28 सीटें मिलती हुई दिख रही थी। मगर हमारे नए विश्लेषण के हिसाब से यहाँ की 38 सीटों में भाजपा के खाते में जा सकती है 11 से 15 विधानसभा सीटें और कांग्रेस को मिल सकती है 23 से 27 सीट। साथ ही अन्य के खाते में जा सकती है 0 से 1 विधानसभा सीट। यानी बोलने को यहाँ कुछ 19-20 का यानी मामूली बदलाव है, मगर कांग्रेस यहाँ भाजपा पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का प्रभाव क्षेत्र है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषणों का एक धड़ा ये भी मानता है कि इस संभाग के लिए भाजपा भी उतनी ही सतर्क है जितनी ग्वालियर चंबल को लेकर कांग्रेस, इसलिए यहाँ भाजपा पूरा जोर लगाने की कोशिश करेगी। अब अगर बात करें मालवा निमाड़ अंचल की, तो यहाँ सबसे अधिक 66 विधानसभा सीटें आती है। कहा जाता है कि जो मालवा निमाड़ में जीतता है वही मध्य प्रदेश भी जीत जाता है। 2018 में यहाँ की 66 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 35 तो वहीं भाजपा ने 28 सीटों पर जीत प्राप्त की थी और 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी। हमारे पिछले विश्लेषण की बात करें तो उसके हिसाब से भाजपा को तब 33 से 37 तो वहीं कांग्रेस को 29 से 33 सीटों पर बढ़त का अनुमान था। मगर क्या यही स्थिति आज भी बरकरार है? मालवा निमाड़ की 66 विधानसभा सीटों पर हमारे विश्लेषण के ताजा आंकड़ों के हिसाब से भाजपा को मिल सकती है 32 से 36 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 30 से 34 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 0 से 2 सीटें। यानी यहाँ भाजपा को कांग्रेस पर मामूली बढ़त है, जो कि मुख्य रूप से मालवा इलाके से है। हालांकि मुख्य आदिवासी अंचल और निमाड़ दोनों इलाकों में कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। साथ ही इस बार यह भी माना जा रहा है कि निमाड़ की किसी विधानसभा सीट से कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को भी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। यानी मालवा निमाड़ अंचल में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है।
हालांकि 2018 के मुकाबले इस पूरे संभाग में भाजपा को मामूली बढ़त है तो कांग्रेस को नुकसान। वहीं अगर अब बुंदेलखंड संभाग की बात करें, जहां से विधानसभा की कुल 26 विधानसभा सीटें आती है, यह इलाका भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है और पिछले 3 दशकों से यहां भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ती रही है। हालांकि 2018 में कांग्रेस ने भाजपा को टक्कर दी थी और तब यहां भाजपा ने 14 तो कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां अपना दबदबा बढ़ाने के लिए भाजपा की ही तरह कांग्रेस या फिर यूं कहें कि कमलनाथ बागेश्वर सरकार के यहां भी मत्था टेकने जरूर जा रहे हैं। साथ ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इलाके से भाजपा के बड़े नेता राजकुमार सिंह धनोरा कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जो भाजपा के लिए झटका माना जा रहा है। खैर, हमारे पिछले विश्लेषण में यहां भाजपा को 13 से 17 तो वहीं कांग्रेस को 9 से 13 सीटें मिलती हुई दिख रही थी। मगर क्या अब भी वही स्थिति बरकरार है? ये रहे आंकड़े। हमारे ताजा विश्लेषण के हिसाब से बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों में भाजपा को मिल सकती है 12 से 16 विधानसभा सीटें, तो वहीं कांग्रेस को मिल सकती है 10 से 14 सीटें। यानी यहां भाजपा अब भी थोड़ी बढ़त में है, मगर कांग्रेस का प्रदर्शन भी बुरा नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस इलाके में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी है। साथ ही भाजपा में आपसी गुटबाजी भी दिखाई दे रही है, मगर कांग्रेस के पास भी चेहरों की कमी है, जो कि पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। गोविंद सिंह राजपूत, अरुणोदय चौबे जैसे नेताओं के बीजेपी में जाने और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ के निधन के बाद से यहाँ दिग्गज चेहरों का संकट कांग्रेस में मंडराता हुआ दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी भाजपा के बड़े नेताओं को शामिल कराने का सिलसिला लगातार जारी है। अब अगर बात करें सबसे दिलचस्प यानी ग्वालियर चंबल संभाग की, जो कि सिंधिया महाराज का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, यहाँ इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की 34 विधानसभा सीटों में भाजपा को 8 तो वहीं कांग्रेस को 25 और एक सीट पर बसपा को जीत मिली थी। सिंधिया महाराज की बगावत के बाद हुए उपचुनाव में यहाँ की 16 सीटों में भाजपा ने 9 तो वहीं कांग्रेस ने 7 सीटें जीती और इसके बाद यहाँ कांग्रेस का आंकड़ा 17 तो भाजपा का आंकड़ा अब 16 का है। हमारे पिछले विश्लेषण के आंकड़ों में यहाँ की 34 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 14 से 18 तो वहीं भाजपा को 13 से 17 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। मगर अब के ताजा विश्लेषण में क्या वही स्थिति बरकरार है? ये रहे आंकड़े। हमारे ताजा विश्लेषण के हिसाब से ग्वालियर चंबल इलाके की 34 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को मिल सकती है 18 से 22 सीटें, भाजपा को मिल सकती है 9 से 13 सीटें और बसपा के खाते में जा सकती है 1 से 3 विधानसभा सीटें। यानी यहां पिछले विश्लेषण के मुकाबले कांग्रेस पार्टी अब भाजपा पर और भी अधिक भारी पड़ती हुई दिख रही है और यह भाजपा के लिए चिंता की लकीरें खींच सकता है। कांग्रेस की इस बढ़त के प्रमुख कारणों में भाजपा में सिंधिया समर्थक बनाम पुराने भाजपाइयों की आपसी खींचतान और तोमर बनाम सिंधिया खेमे के आपसी सिर फुटव्वल के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर पनपी भारी एंटी इनकम्बेंसी भी भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। यानी इस इलाके में सिंधिया महाराज के बिना भी कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है और अगर यही स्थिति बरकरार रहती है तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी के लिए यह बेहद बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है। चलिए अब इन सब आंकड़ों को जोड़कर आपको बताते हैं कि प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और भाजपा में कौन कितना भारी पड़ रहा है। हमारे नए विश्लेषण के आंकड़ों के हिसाब से बड़ी पिक्चर कांग्रेस के खाते में जा सकती है 109 से 133 विधानसभा सीटें, भाजपा को मिल सकती है 93 से 117 विधानसभा सीटें और अन्य के खाते में जा सकती है 2 से 9 विधानसभा सीट। यानी हमारे पिछले विश्लेषण के मुकाबले फिलहाल के जमीनी माहौल में बड़ा अंतर आता हुआ दिख रहा है, जिसमें मुख्य रूप से विंध्य बघेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा को नुकसान हो रहा है और बड़ी पिक्चर में कांग्रेस पार्टी अब भाजपा से आगे दिखाई दे रही है। यानी साफ देखा जा सकता है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस भाजपा से आगे निकलती हुई दिख रही है और अगर यही स्थिति चुनाव तक बरकरार रहती है तो भाजपा के लिए कर्नाटक के बाद एक और सेटबैक आ सकता है। दूसरी ओर भाजपा संगठन और आला कमान भी इस स्थिति से अवगत है, क्योंकि संघ का अंदरूनी सर्वे भी पार्टी के लिए चिंता बढ़ाने वाला निकला है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के ही सहारे मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगी, न कि शिवराज सिंह चौहान के। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि तकरीबन 30 से 40 विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। ऐसे में गुटबाजी, बगावत और दबाव की राजनीति भी देखने को मिल सकती है।
दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात करें तो राज्य स्तरीय पत्रकारों का यह साफ मानना है कि उसे भाजपा और शिवराज के खिलाफ पनपी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हो सकता है, लेकिन चुनाव करीब आते आते भाजपा की भी रणनीति साफ होगी और टिकट वितरण के बाद ही एक स्पष्ट तस्वीर निकलकर सामने आएगी कि दिग्गी कमलनाथ बनाम सिंधिया शिवराज के इस राजनीतिक रणयुद्ध में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। बहरहाल राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।